आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी चलो आ रही है। अच्छा बेटा, ये हमने तस्वीर मैंने आपको सेंड की है बेटा। ये आपके 8 सेमेस्टर वाले ने कहा था सर हमें ट्रायल पढ़ा दें, लास्ट क्लास में ये बात हुई थी, याद है जी? जी जी सर जी। अच्छा, तो ये बेटा मैंने तस्वीर सेंड की है आपके ग्रुप में, ठीक है बेटा? तो ये जी सर। तीन किस्म की ट्रायल है बेटा, ठीक है? अगर पहला ट्रायल जो है, अगर आपने सेक्शन 4 डिफाइन करता है जो वर्ड ट्रायल है, ठीक है? ये अक्सर सवाल भी मैंने आपको गुजारिश की थी कि आ जाता था, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ये 10 या 15 नंबर का सवाल आ जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल की क्या आ जाती होती है, जो सवाल आ जाता होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब बात आगे किसकी थी बेटा? 3 किस्म के ट्रायल हैं। एक, ये ऐसे कह दूं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि हीनियस नेचर नहीं है, ये मैं ऐसे कह दूं कि जिनकी सजा 7 साल से कम है, जिनकी सजा जो है वो कितनी है, 7 साल से कम है, तो वो ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होगा। जिनकी सजा जो है 7 साल से ज़्यादा है, वो है ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है बेटा? इसके बाद जो ऐसे ऑफेंसेस जिसे हम कहते हैं माइनर ऑफेंसेस, ठीक है, जिनकी सजा गालिबन 6 मंथ लिखी हुई है, लेकिन उसमें ग्रांट जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ होती है। तो वो एक जनरल ओपिनियन जिसे हम कह रहे हैं, मैं भी पढ़ा नहीं रहा लेकिन आपको व्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ये कोई फाइन वगैरह होता है, जैसे आपका मजिस्ट्रेट वगैरह किसी ये कर देते होते हैं, ये ट्रैफिक चलान हो गया या आपका फूड वालों को कोई चलान हो गया, ये कोई माइनर मई वेट एंड मेयर्स के, ये उसने लिस्ट बता दी है, ठीक है? तो उससे हम कहते हैं समरी ट्रायल, ठीक है? और ऐसा ट्रायल जो कि 7 साल से लेके डेथ तक को, वो ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, उन्हें हम कहेंगे ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये एक जनरल ओपिनियन जिसे हम कहते हैं मिथ, जिसे हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हमारे मिजाज चल रहा है बेटा, समझ आ गई? तो इस तरीके से ये जो है 3 किस्म के ट्रायल होते हैं बेटा, समझ आ गई बात की? और ये याद रखिएगा कि सवाल मैं आपको अक्सर बता चुका हूँ कि क्या हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है, तो मैं आपको 8 सेमेस्टर वालों को शायद मैंने नाम बताया हो, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रायल कर सकती है, लेकिन उसके पास जो है सेक्शन 28 में, समझ आ गई? सेक्शन 28 में जो है, सेक्शन 28 में जो इख्तियार दिया हुआ है, अगर हाई कोर्ट भी ट्रायल कंडक्ट करना चाहती है तो उसके पास भी यही सेम प्रोसीजर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कंडक्ट करना है तो उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप अभी पढ़ रहे हैं आज, ठीक है? ये 8th वालों ने पढ़ा हुआ है, 10th वालों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो 9th 8th वालों के लिए शायद ये नया हो, मैं कई दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? क्योंकि जैसे आपने कहा था मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद बेटा पहली बात ये है कि जो है ना आपकी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अपॉन द चलान केस। अब आपने पहली बात जैसे हम बनाते होते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, एक साइड पे आपने लिख लेना है यानी कि ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन हाई कोर्ट, ठीक है? नीचे आपने लिखना है अपॉन अपॉन द चलान केस एंड अपॉन द कंप्लेंट केस। समझ आ गई बात की? चलान केस का मतलब ये है जब FIR आपकी लॉन्च होगी, चलान सेंड टू कोर्ट हो गया उस वक्त, या कंप्लेंट उस टाइम जब आप अंडर 2 सेक्शन 200 CRPC सेक्शन 200 के साथ आप क्या करते हो जी? आप इस्तग़ासा दायर करते हो, जिसे हम कहते हैं हमने इस्तग़ासा दायर किया है, हमने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है सेक्शन 200 में, उस पे। समझ आ गई बात की बेटा? तो उस बात पे क्या करती है आपकी जो कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट, ट्रायल इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है। समझ आ गई बात की? अच्छा, आप इन तमाम बातों से सबसे पहले कोर्ट ने क्या करना है बेटा? कोर्ट ने सबसे पहले क्या करना है? कॉग्निजेंस लेनी है, ठीक है? आपको याद हो तो समझ आ गई? अंडर सेक्शन 193 कोर्ट ने क्या लेना है कि जो आपकी है, जो जब तक मैंने आपको ये बात सेंड की हुई है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन विल टेक द कॉग्निजेंस अंटिल अनलेस द केस इज सेंट बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जब तक वो कोर्ट जो कोर्ट ऑफ सेशन है उस टाइम तक ट्रायल स्टार्ट इनिशिएट नहीं करेगी, जब तक उसका अगर प्राइवेट कंप्लेंट है तो उसको कौन भेजेगा? मजिस्ट्रेट भेजेगा। अगर आपका ये चलान केस है तो यानी कि जो भी केस पे ट्रायल इनिशिएट करना है ना, तो 193 में वो कहता है कि अनटिल अनलेस दैट इज फॉरवर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, क्योंकि मजिस्ट्रेट सबसे पहले आपने इस्तगासा भी जारी करना है, तो बेशक वो कत्ल का भी इस्तगासा है, अगर आपका वो मर्डर का भी है 302 का भी इस्तगासा है, तो आपने क्या करना है?
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। अगर वो खुद तो ट्राई करता होगा, ये वर्डिंग है 190 के 191 की, ठीक है। अगर वो खुद ट्राई करेगा, मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है तो खुद ट्राई करेगा, अदरवाइज जो उसको मुतलका फोरम है उसको क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। इस तरीके से इसको हम इससे जनरल ये कह सकते हैं कि क्या कोर्ट ने कागनिजेंस ली है या नहीं ली। तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 193 में कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक द कागनिजेंस अंटिल सेंट इट बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोई यानी कि केस किसने फॉरवर्ड करना है, मजिस्ट्रेट ने, बेशक वो चलान केस है या आपका प्राइवेट कंप्लेंट केस है। समझ आ गई बेटा बात की। इसके बाद जो आपका सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है 265A, जो पहले मैंने लिखी है, प्रोसिक्यूशन वेयर ट्रायल इनिशिएटेड अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। अब ये बता रहा है अंडर सेक्शन 265A में, क्या बता रहा है 265A में कि अगर आपका ट्रायल शुरू हुआ है ना, अगर आपका ट्रायल शुरू हुआ है अपॉन द कंप्लेंट केस, समझ आ गई बात की, तो इसकी जो प्रोसिक्यूशन होगी वो कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। यानी कि जो सरकारी वकील होगा उसकी प्रोसिक्यूशन मीन जो आपका कंप्लेंट साइड से होगा ना, वो प्रोसिक्यूशन भी किसको फेवर देगी, आपकी कंप्लेनेंट को। वही आपका केस क्या करे थ्रू आउट, जो भी प्रोसीडिंग अब हम पढ़ रहे हैं ये कंडक्ट किसने करनी है, आपकी अलग अलग करे आपके जो है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ठीक है। ये जो 265A में लिखा हुआ, समझ आ गई बात की। उसके बाद प्रोसीजर मैंने 265 में उसने कहा कि फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कि ये जो ये प्रोसीजर बता रहे हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। समझ आ गई बेटा बात की। तो सबसे पहला काम जो है बेटा मैंने लिखा है, अगर अब आप मेरी बात सुन लेना, अब दो बातें आप इस तरीके से लिख लेनी है, यानी कि सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना, जो मैंने तीसरी हेडिंग दी है ना 265C की, 265C की, उसमें आपने एक लाइन लगा के लिख लेना है इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन द पुलिस कंप्लेंट, और दूसरी साइड पे आपने एरोड बना के लिख लेना है इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन द प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। अगर तो बेटा आपका है ना चलान केस, ठीक है, उस पर ट्रायल शुरू हो रहा है आपका, तो उसमें नंबर 1 FIR की कॉपी, ठीक है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड इन सेक्शन 161 एंड 164, उसके बाद इंस्पेक्शन नोट्स, रिकवरी मेमोज, ये सारी बातें ना आपने क्या करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देनी है, आपने अक्यूज को सप्लाई करनी है बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। समझ आ गई। यानी कि जो ही आपका चलान सबमिट होगा ना, चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले आपने इन, अगर आपका है ये आपका कंप्लेंट केस है बेटा, कंप्लेंट यानी कि FIR केस पे चलान हो रहा है, ट्रायल शुरू, तो आपने इन कापीज ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापी आपने अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, FIR की यानी कि जो चलान होता है ना, तकरीबन मैं इसमें ये बता दूं, अगर कोई आपका फॉर द इंटरेस्ट इन लार्ज एट लार्ज या फॉर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, अगर ये जरूरी हो कि उसको सीक्रेट रखा जाना है, उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करने, तो कोर्ट उसको रोक सकती है। यानी कि वहाँ पे कोर्ट कह सकती है कि उसको प्रोवाइड जो है इसको प्रोवाइड नहीं करने, कोर्ट उसको रोक सकती है। अदरवाइज ये अक्यूज का हक है, अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो, अगर कोर्ट समझते है कि उसके कॉस्ट जो है वो चार्ज करने हैं, क्या करने हैं, उसके चार्ज करने हैं, तो कोर्ट उसको कॉस्ट भी चार्ज कर सकती है। अदरवाइज जो प्रैक्टिस है वो ये कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने क्या करना है, ये इसकी सप्लाई आपने किसको देनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अच्छा, अब नंबर 2 जो आपने रेड बनाया बेटा, उसमें आपने लिखना है कि कॉपी ऑफ कंप्लेंट जो आपने दरखास्त दायर किया बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, उसकी नकल, और कोई साथ आपने उसके डॉक्यूमेंट अटैच किया है तो वो भी आपने उसकी कॉपी भी देनी है। और तमाम स्टेटमेंट्स जो अंडर सेक्शन 200 और 202 में बनाई गई हैं, समझ आ गई बात की, ये आपने किसको देनी है, अक्यूज को, जिसके खिलाफ आपने दावा किया है, आपने केस जो है आपने इनिशिएट किया है, ट्रायल स्टार्ट किया है। अब ये दो हैं 265C में, यानी कि सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या कॉपी ऑफ चलान, ऐसे कह लो कि आपने जो भी आपके चलान में 170 की रिपोर्ट्स में जितने भी कागजात थे ना बेटा, आपने किसको उसको देने हैं, अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। अगर इसी तरीके से आपका चलान जो है ट्रायल शुरू हो रहा है अपॉन द प्राइवेट कंप्लेंट, तो बेटा आपने क्या करने हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसको आपने क्या कर देने हैं, प्रोवाइड करने हैं इसको, अक्यूज को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपको बता चुका हूँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, इसका बड़ा लेंथी चैप्टर में 221 से लेके 240 तक ये बातें मैं आपको बता चुका पहले भी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 265D, ठीक है, कि तमाम चीज़ें अगर वो ट्रायल शुरू हो रहा है बिफोर द कंप्लेंट केस, प्राइवेट कंप्लेंट, और अपॉन द चलान
जो पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है। तो अगला स्टेप जब उसको कापी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको हर चीज़ मिल जाएगी, तो अगला स्टेप है बेटा कोर्ट क्या करेगी, उसे फर्द जुर्म आयद करेगी, जिसे हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या करेगी, फर्द जुर्म उस पर ऐड करेगी, हम इसे कहेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसका पूरा चैप्टर अगर आपको याद हो तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे 265D में कोर्ट ने पहला काम क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको चार्ज शीट उस पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद आपको मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक सवाल आता था, व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ चार्ज शीट, कई दफ़ा बताया आपको, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसी में अब कोर्ट फर्द जुर्म की आखिरी जो लाइन होती है उसकी वो पूछती है कि उससे वेदर यू कन्फेस इट और वेदर यू वांट टू प्लीड, वेदर यू प्लीड गिल्टी। तो ये सारी बातें उनसे पूछा जाता है। अगर वहाँ पे वो तमाम मैयर्स जो आपकी कानूनी शहादत में और यहाँ पे बता दिए गए इस प्रोसीजर में, उनके मेरिट्स को टच करते हुए क्या कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है, देन कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट द कन्विक्शन और इक्विटल ऑन द बेसिस ऑफ हिज कन्फेशन। अदरवाइज जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है यहाँ पे अप्लाई होगा। कोर्ट ने उसको सुनना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपनी क्या कर सके, बेगुनाही साबित कर सके। समझ आ गई बेटा बात की, क्या कर सके, बेगुनाही साबित कर सके। अब चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद नीचे सेक्शन जो आ रहा है मैंने लिखा प्ली ई 265E, इसमें लिखा हुआ है अगर वो कोई प्ली लेना चाहता है, वो अपने डिफेंस में कोई एविडेंस देना चाहता है, समझ आ गई 340 342 की बातें, अगर वो आपने कोई चीज़ देना चाहता है अपने डिफेंस में, लेकिन जिससे अच्छे वकील होते हैं वो ये काम नहीं करते, वो मुलजम का जो ये राइट होता है वो क्लोज करवा देते हैं और उसको अपने डिफेंस में कोई बात नहीं करवाने देते। तो इसी तरीके से अगर आप जो चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर उसकी कोई है प्ली, ठीक है, तो जब उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, समझ आ गई, हर बात उसको समझाई जाएगी कि जनाब आपने ये काम कर चुके हो और आपके खिलाफ ये चार्ज है, तो उसके बाद उसको एक मौका दिया जाएगा कि ये प्ली है आपकी, ये प्ली है आपकी। समझ आ गई बात की, ये प्ली है आपकी। समझ आ गई बेटा बात की। आपने क्या करना है, ये इसकी जो है जो आपके अल्लाह भला करे, यू हैव टू फेस द ट्रायल। अब अगर वो कहता है नहीं मैं बेगुनाह हूँ और मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, समन करेगी प्रोसिक्यूशन को, कहेगी कि जनाब आप अपने क्या करें, तो वहाँ खान को बुलाएं, उनको समन देगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपके विटनेस आ जाएंगे, समझ आ गई बेटा, और अक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जनाब आप भी कुछ अपने लेना चाहते हैं। तो अगर वो कहते हैं जी मैं अपने डिफेंस में कुछ शहादत देना चाहता हूँ, तो उसके जो विटनेस होंगे उनकी जो होगी शहादत रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरीके से इसमें सवाल होता है इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इसमें क्या करेगी कोर्ट, समन इशू करेगी, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, तो आपने इसी फेज में आपने इसी 265F में जाके आपने ये सारी बातें, या कोई और चीज़ है आपके पास, कोई रिकॉर्ड है, कोई एविडेंस है, आप क्या करना चाहते हो, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हो बेटा, ठीक है। तो यू हैव फुल freedom to produce the document or evidence before the such competent court under section 265 as the evidence, ठीक है बेटा। एविडेंस अब आपकी रिकॉर्ड होगी, समझ आ गई बात की। अब आ गया 265G समिंग अप। अब इसमें दो बातें मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि अगर आपकी वेयर अक्यूज्ड डज नॉट एड्यूस एविडेंस, अगर आपका जो है ना अक्यूज उसने अपने डिफेंस में कोई शहादत नहीं दी, समझ आ गई, उसने क्या की, जो है कोई अपने रिकॉर्ड अपने हिस्से में अपने फेवर में कोई शहादत रिकॉर्ड नहीं करवाई, तो सम अप करेगी प्रोसिक्यूशन। अब बात गौर से सुन लो, अगर तो आपका अक्यूज अपने हाथ में कोई शहादत नहीं देता, समझ आ गई बात की, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, केस को सम अप करेगी, केस को क्या करेगी, सम अप करेगी। अगर आपका अक्यूज अपने डिफेंस में कोई शहादत नहीं दे रहा, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने सम अप करना है, समझ आ गई बात की। उसके बाद अगर अक्यूज है उसने कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया है या एड्यूस किया है, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एड्यूस सेक्शन में, अगर उसने किया है तो याद रखिएगा उसमें जो होगा डिफेंस काउंसिल, ठीक है, तो फिर अक्यूज की जो साइड होगी वो क्या करेगी, केस को सम अप करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वेदर अब आपके आर्गुमेंट्स होने के बाद कोर्ट क्या करेगी, अगर तो वो बंदा मुल्जिम है तो उसको सजा दे देगा, कन्विक्शन हो जाएगी, तो अगर तो वो बंदा है बेगुनाह उसको क्या कर देगा, इक्विट कर देगी। समझ आ गई बात की। इसी तरीके से बेटा आपको 265K है, आपको लगता है कोर्ट को कि किसी भी टाइम जो है अल्लाह आपका भला करे, जो किसी भी टाइम पे किसी स्टेज पे 265K की, ये अक्सर आप सुनते हो 265K और 249A का डिफरेंस भी आ जाता होता है 20 नंबर का, ठीक है। 249A का और 265K का ये इख्तियार है कोर्ट ऑफ सेशन के पास बेटा,
at the trial, during the trial, at any stage, if the court thinks fit that there are no chances of the conviction of the accused, and there is no probability, there is no strong piece of evidence which shall prove that such person is accused, तो कोर्ट क्या कर सकती है? एट एनी स्टेज आपका अगर आपके खिलाफ शहादत ही कोई नहीं, आपके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ही कोई नहीं, तो बेशक आपका केस बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट किसी भी फेज पे है, तो आप 265 के की एप्लीकेशन देके अपने अक्यूज को क्या कर सकते हो? बरी करवा सकते हो। समझ आ गई बात की? ये था आपका ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब अगर किसी ने मेरे से 8th सेमेस्टर वालों में से 10th वालों ने कोई बात मेरे से पूछनी है, आप मेरे से पूछें, मैं आपको जवाब दूं, ठीक है? क्योंकि 8th सेमेस्टर वाले जो हम लेट हो जाते हैं, तो ये इनकी क्लास होती है और ये इनकी मेहरबानी, ठीक है जी। बेटा आपके पास रिदा, आप सबके पास टाइम ये 6-7 के पास है, मैंने हर किसी को सर ये आपने लास्ट डिफरेंस बताया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जो लास्ट डिफरेंस बताया 265 ए और 249 ए का, सर ये रिपीट कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 265 के एंड 249 ए। ओके, वो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है बेटा किसी को ड्यूरिंग द ट्रायल इक्विट करने का, ठीक है बेटा? और ये 265 के जो है ये किसके पास है? आपका कोर्ट ऑफ सेशन के पास इख्तियार है ड्यूरिंग द ट्रायल एट एनी स्टेज द कोर्ट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में इक्विट द सच पर्सन if court thinks fit that there are no chances of conviction and that is a wastage of time, ठीक है? अगर एक बंदे ने 10 साल भी आगे बरी होना है या साल बाद भी आगे बरी होना है, तो बेहतर है कोर्ट आज उसको बरी कर। और वो 249 जो है 249 ए वो है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार, ठीक है? सर लेकिन इसमें 265 एफ में एक बात है कि कोर्ट किसी भी विटनेस को अगर वो चाहे तो वो कहती है कि ये वेक्सेशन या डिले के लिए है तो इसको मैं नहीं सुनूंगा। सर लेकिन ये अपील में जाकर अगर हम लोग ये बात कह दें कि हमारा तो विटनेस को सुना ही नहीं गया, तो बड़ा स्ट्रांग बन जाती है आपका केस, दो केस आपका रिमांड हो जाएगा, वापस आ जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सच विटनेस। जिसका आप कह रहे हैं जी मुझे सुना नहीं गया, उसको दोबारा रिकॉर्ड करवा लेगी। तो ये प्रोसीजर तो खड़ा है ना, अगर आप समझते हैं कोर्ट से उसको दोबारा रिकॉर्ड करवा लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जी बेटा कोई और बात पूछनी है आप में से किसी ने? सर एक्विटल की एप्लीकेशन जोन सी है किसी भी ग्राउंड पे दे सकते हैं ट्रायल के जब ये यहाँ रिकॉर्डिंग जी किसी भी ग्राउंड पे जो आपको लगता है ये आपकी बरियत का है या आपको बरी करवा सकता है, तो जनाब आप दे सकते हैं किसी भी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट। ओके सर। जी भुट्टो जी बेटा कोई और बात नहीं? बेटा किसी ने और कोई बात पूछनी है? तो 10th सना आप, उसके बाद अतीका आप बेटा, उसके बाद किरण, नो सर। अच्छा इसके बाद मोहसिन अमीन साहब, साले नूरीन, मोहम्मद अदील, इफ्रा आयशा, हारून हनीफ, अब्दुल्ला, फातिमा सईद, तमीना मिर्जा, वकार शेख, नो सर जी मेहरबानी। शुएब, निमरम, हमीद, बिलाल राणा बिलाल साहब जरा सामने आया ना, 31 रोल नंबर, ये 10th सेमेस्टर, 48 रोल नंबर जी, हसन इकबाल, रामिया जमान, अली कमाल, अजलाल अली अफजल जी। इसके बाद जी कोई बात आपने पूछनी है? यासिन मूसा, हमजा, अली कमाल, इसके बाद रूहुल अमीन साहब, मारुख तनवीर, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मुदस्सिर तुफैल, नोट्स मिल गए थे आपको? 43 रोल नंबर जी, मुदस्सिर तुफैल। सर मुझे सेंड ही नहीं किए थे उसने, मैंने आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया। किसी ने सेंड नहीं किए? कशमाला सुन लो बेटा, कशमाला आपने नोट सेंड क्यों नहीं किया बेटा? कशमाला आई थिंक क्लास में नहीं है। इसके बाद हाँ भी अब्दुल रहमान, कोई बात पूछनी है?
सर सिर्फ वो ही मांगा था कि सिलेबस क्या है वो बता भाई आपके क्लास में मैंने ये किया हुआ फॉरवर्ड, मेरे पास फाइल नहीं है मेरे फोन में, क्योंकि मेरी तो मेमोरी फेल हो जाती है ना, मैं तो 8 क्लासों के साथ चलना होता है। तो ये मैंने उस दिन गुजारिश की थी कशमाला से कि बेटा ये सेंड कर देना, और कशमाला ने कहा था मेरे पास हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला, रिफ्ता आपके पास है बेटा? रिफ्ता सर जी 8 सेमेस्टर वाले मेरे पास हैं। आपने वो जो आउटलाइन सारी बना के दी थी। सीआरपीसी की मुकम्मल है तो ये फॉरवर्ड कर दो बेटा ग्रुप में अपने। जी सर। आपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, कोई टॉपिक आपका रह गया तो उनको हाईलाइट कर देना, ठीक है बेटा? जी सर, हमारे 3-4 टॉपिक अभी रहते हैं, वो जो उधर हमने टैली करके देखे थे। तो चले मुझे बता दें, मेहरबानी होगी, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अगर आपके 3-4 टॉपिक्स रहते हैं तो आप मुझे जल्दी सर बताएं। सिलेबस उतना ही हो ही जा रहा है। तो सिलेबस बेटा पूरी किताब ही पढ़नी है, सिलेबस क्या है? बस से नहीं डरना सर चाहिए एक्स्ट्रा भी हो गया है। ठीक है सर, मैं आपको ना बता देती हूँ, हमारे टॉपिक्स रहते चलिए हैं। बेटा आप मुझे फॉरवर्ड कर दो ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मेरे नंबर पे सर, मुझे व्हाट्सएप जी। कर देना, वो मैं देख लूंगा, जो पढ़ाने को होगा मैं पढ़ा दूंगा। जो रह गए पढ़ लो, पेपर बेटा आपकी मर्जी का, मेरी ना, मैं खुदा के लिए पढ़ लो बस। अब टाइम मिल गया तो अब फ्री भी तो हमने रहना है ना, तो आप वो बता दो टॉपिक पढ़ लेंगे, सिलेबस आपकी मर्जी का है। मैं वीडियो में बैठ के कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, ठीक है? मुझे कोई किसी का डर नहीं है, पढ़ाना मेरा फर्ज है बेटा, पढ़ाऊंगा अपनी मर्जी से, पेपर आपकी मर्जी का, ठीक है बेटा? किसी ने कोई बात पूछनी है जी? मिस्टर वलीद, बुरहान, आसिफ, राना साहब, खान साहब भी आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है।